देखो इसमें तुम लोग को यही बताया गया था कि अदर फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है फॉर फासिज्म एंड नाजिज्म। अब खोल के बैठ लो बच्चे, नहीं तो फिर डांट खाओगे फालतू का। देखो बेनिटो मसोलिनी एंटी कम्युनिस्ट था, है ना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी था, ये कम्युनिज्म का डर था, ठीक है। वहाँ पे स्थिति क्या था जान ही रहे हो तुम लोग। ये बता चुके हैं क्लास में कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो इटली में था वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से फैसिज्म आया है। बहुत सारे गवर्नमेंट चेंज हुए हैं बहुत कम समय में, 3 साल के अंतर्काल, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है यही ग्राउंड दिया कि यस फासिज्म ब्रीड होगा वहाँ पे। जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अनएम्प्लॉयमेंट चारों तरफ, ये भी रीजन है। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज क्लोज डाउन हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट सोल्यूशन ही नहीं दे पाए इस इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ख़त्म हुआ कि पीपल का जो फेथ था डेमोक्रेसी में ख़त्म। वो सोच रहे थे कि कोई पावरफुल लीडर आए और हमको क्या करे, लीड करे। जो फासिज्म का जो फियर था वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, सॉरी जो कम्युनिज्म का जो फियर था वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फासिज्म का उदय होना इटली में। कम्युनिज्म आस्ते आस्ते पॉपुलैरिटी ले रहा था वर्कर्स में, क्योंकि जो कंडीशंस थे, है ना, क्योंकि वह रशिया वाला रेवोल्यूशन होगा वहाँ हो चुका है, फर्क पड़ेगा दूसरे साइड ऑफ द वर्ल्ड में भी। कम्युनिस्ट जो फिलोसफी था क्लासलेस सोसाइटी, वो स्वीट म्यूजिक की तरह लग रहा था वर्किंग क्लास के लिए, ठीक है। वो सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड अदर इकोनॉमिक चैलेंजेस। अच्छा बताए ना तुम लोग को, पहले पढ़े हो कि नहीं पढ़े? हाँ सही जा रहे हैं ना। तो सुनने में बड़ा म्यूजिक अच्छा लग रहा था कि वाह क्लासलेस सोसाइटी, वर्किंग क्लास और जो कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ग्रोइंग जो कम्युनिज्म हुआ ये एक सीरियस थ्रेट है कैपिटलिस्ट एक सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इटली के लिए, क्योंकि इटली इज ऑल अबाउट यूरोपियन कंट्री और यूरोप में हमेशा कैपिटलिस्ट का ही बात होगा। कोमल समझ रही हो, हर समय कैपिटलिस्ट ब्लॉक का ही बात होगा, कैपिटलिज्म का ही बात होगा। और वहाँ पर यदि कम्युनिज्म यानी कि सोशलिज्म बाबू वहाँ पे असर छोड़ रहा है, इसका मतलब कितना खतरनाक होने वाला है इस कंट्री में, जो इतना लंबा साल से कैपिटलिज्म का जो ले गया आगे बात। क्योंकि जानते हैं कि कैपिटलिज्म पूरा यूरोप से ही उदय हुआ है ना। तो इस चीज़ के इसीलिए ये कम्युनिज्म का जो चैलेंज है उसको काउंटर करने के लिए, जो कम्युनिज्म का यानी कि जो तुम्हारा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म को काउंटर करने के लिए इटालियन कैपिटलिस्ट क्या किए, अपना मसोलिनी को पैसा देना शुरू कर दिए कि हम देते हैं, और ताकि तुम फ्रंट पे लीड करो एंटी कम्युनल, एंटी सोशलिज्म, एंटी कम्युनिज्म को लेके चलो आगे, अदरवाइज हम खत्म हो जाएंगे। अदरवाइज जो प्रिंसिपल है कैपिटलिस्ट क्लास का इतना लंबा साल से जो इटली में चला वो खत्म हो जाएगा। और मसोलिनी क्या चाहिए, बैकअप चाहिए, फंड का बैकअप चाहिए, समझे ना। इन दिस एटमोसफियर ऑफ एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, अब जहाँ पे चारों तरफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, जॉब खत्म हो गया है लोगों का, कैपिटलिस्ट क्लास को दिक्कत हो रहा है, तो इस तरह का जो दिक्कत है तो मसोलिनी लेड अ मोर्रे टू कैपिटल रोम विथ हिज सपोर्टर्स। वो मोरे से लेके तुम्हारा कैपिटल रोम गया, क्योंकि कैपिटल रोम जाएगा ही जाएगा। रोम इज़ अ सिंबल ऑफ इटली पावर, वहाँ जाएगा अपने सपोर्टर के साथ। ड्यू टू दिस पब्लिक प्रेशर ही वॉज अपॉइंटेड, पब्लिक प्रेशर वजह से वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर बना है बाय किंग विक्टर एमैनुअल। इसका हमने टेक्निकल चीज़ तुमको बता दिया था, कैसे जीता है, सीट जीता है वहाँ पे इसके। हाँ तो फिर कैसे गया था ये रोम में, उसका जो प्रेशर बना था, उसके बाद इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है बाय किंग विक्टर इमैनुअल III इन 1922। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर गद्दी में आया डिक्टेटर बन गया डिक्टेटर वो। तो बात समझे, ये क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फैक्टर थे जिसके वजह से उदय हुआ है, किसका, मसोलिनी का, फासिज्म का। ऑन द सिमिलर लाइन हम समझना चाहेंगे कि नाजिज्म का भी क्या रहा है। नाजी देखो हिटलर पार्टी का नाम है, फिलोसॉफी इसका नाजिज्म होगा, एडल्फ हिटलर इसको बढ़ाए थे। नाजी प्रोपेगेंडा तो यही था ना, स्टैप इन बैक ऑफ डेमोक्रेट्स एंड ज्यूस, हर समय बोलते थे पीछे से मार दो, वार कर दो, यही लोग रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हारा है जर्मनी ने। हिटलर का जो पर्सनैलिटी का यदि मैं बात करूँ, पर्सनली रूथलेस था वो, ठीक है, कोई सिंपैथी वाला बात नहीं था। आज भेज दिया तुम लोग को हिटलर का एक स्पीच ग्रुप में, सुन लेना, मोटिवेट हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। किस फायरी स्पीच देता था वो बताए थे ना, भेज दिए तुम लोग को, है ना। एक बार और दिखाए थे, एक बार देख लेना ताकि तुमको समझ में आ जाएगा
अभी नाजिज्म चल रहा है, समझ में आ जाएगा किस हिसाब से लोगों का ब्रेन वॉश करता था हिटलर। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे, तो देखते हैं, आप डायरेक्ट नीचे चले आओ। अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ नाजिज्म। नाजी शॉर्ट फॉर्म है हिटलर पार्टी का, फिलोसॉफी नाजिज्म है। ये एक डोमिनेंट फोर्स जर्मनी में आया है 1920 के दशक में। ठीक है, नाजिज्म एक्सट्रीमली वोलाटाइल था जी, वेमेन कंडीशन था जर्मनी में उस समय, एकदम वोलाटाइल सिचुएशन। जो इटली में जो सिचुएशन था वही सिचुएशन जर्मनी में था। यही रीजन से नाजिज्म को वहाँ पे स्थान मिल गया, स्पेस मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया। टीटी ऑफ वर्साइल्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, बार बार बताए हैं। वीमर रिपब्लिक का फेलियर होना कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी वो सोल्यूशन नहीं दे पाया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू द जर्मनी, समझे। ये भी रीजन है कि नाजिज्म का उदय हुआ, बात समझे। जो वीमर रिपब्लिक है वो गवर्नमेंट दैट आर फॉर्म्ड इन जर्मनी अंडर द प्रोविजन ऑफ वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, जर्मन डेमोक्रेट्स किए थे, जब मोनार्की 1919 में फॉल हो गया, बात समझे। तो ये जर्मन डेमोक्रेट जो लोग थे, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते थे, उन्होंने फ्रेम किया था। हम ये भी जाने कि वीमर रिपब्लिक कोई सोल्यूशन ही नहीं दे पाए हाइपर इन्फ्लेशन का। सेम चीज़ जो इटली में हुआ है, हाँ भाग गया था वो, बिल्कुल याद करो, जो प्रेशर बनेगा उस पर। वीमर रिपब्लिक सफर फ्रॉम नंबर ऑफ गैप्स, बहुत प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल देखो, इसमें बहुत अच्छा बताया है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल मतलब जहाँ जितने लोग होंगे उस हिसाब से आएगा चुन के। एवरेज 60,000 वॉज गिवन 1 सीट इन लोअर हाउस ऑफ जर्मन। 60,000 पीपल पे एक आदमी जाएगा चुन के। अभी भी भारत में यही होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी पे यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। हमने देखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे उस रेशियो को फिक्स रखा जाता है, हमने पार्लियामेंट के चैप्टर में बताया था ये चीज़। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जर्मनी में इमर्ज होना शुरू हो गए, एंड नन ऑफ देम कुड विन द मेजोरिटी। कोई विन नहीं, सब कोलिशन टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ताकि स्टेबल फॉर्म नहीं बन पाया। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो हुआ प्रोवाइडेड द फर्टाइल ग्राउंड फॉर नाजिज्म टू स्प्रेड विंग्स एंड मास अपील। चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, सब अपने अपने तरीके से जीत के आया है। जो अपने अपने तरीके से जीत के आया है तो एक विकल्प तो ढूंढेगा ही, और जो भी वीमर रिपब्लिक है वो कहाँ दिया सोल्यूशन, ये भी एक सवाल है। तो वही कहा जा रहा है कि वीमर रिपब्लिक फेल्ड हो गया, सोल्यूशन नहीं दे पाया उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस का। व्हेन कन्वेंशनल मेथड कुड नॉट, जो कन्वेंशनल मेथड जो आम तौर तरीका होता है, वो जब कोई रिलीफ ही नहीं दिया जर्मन्स को, तो वो देखा कि कोई अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजी हो सकता है क्या, बस उनको नज़र आया हिटलर, ठीक है, और उसके पार्टी। वीमर रिपब्लिक पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है फॉर जर्मन्स फॉर देयर नेशनल ह्यूमिलेशन। बोला कि ये वीमर रिपब्लिक ही है जिसके वजह से नेशनल ह्यूमिलेशन हुआ है, नेशनल प्रेस्टीज का बर्बादी हुआ है, ठीक है। बिकॉज रिपब्लिकन प्रोक्लेम जर्मन सरेंडर इन वार, यही लोग सरेंडर करवाया है। यदि क्या कि ये लोग समझदार था, अब हार गए तो आगे जाएंगे नहीं, मगर लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होगा, सिंपल बात है। और टीटी ऑफ वर्साइल्स किया तो ये वीमर रिपब्लिक ही रिप्रेजेंटेटिव है उसका। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज कंसिडर वीक बाय जर्मन को ये लगा कि ये बहुत वीक है, बेकार का है। दे हैड बीन हैविंग अंडर पावरफुल मोनार्की सिंस लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो लंबा समय से मोनार्की के अंदर रहा है, तो सही बात है, वो मोनार्की वाला ही खून रहेगा उसका, वही सोचेगा कि राजा का ही खून बहुत सही रहता है चलाने के लिए। ये आदत हो जाता है ना, ये आदत हो जाता है। जैसे कि अभी जो नीतीश कुमार जी है हमारे, अभी नीतीश कुमार हट जाए, दूसरा कोई आ जाए तो हम फिर नीतीश कुमार जी को याद करेंगे, बात समझे, हम फिर नीतीश कुमार जी को याद करेंगे। यही चीज़ है कि ये चूँकि ये लंबा टाइम से बहुत मोनार्की रूल के अंदर था, तो वीमर रिपब्लिक आने के बाद लोगों का जो एस्पिरेशन है वो अभी भी स्टिल किसके साथ लगा हुआ है, मोनार्की के साथ ही। तो ये मोनार्की ही तो है, आफ्टर ऑल डिक्टेटरशिप मोनार्की है कि नहीं है, एक किंग का होना, उसमें बस किंग बोला जाता है, इसमें तुम्हारा किंग नहीं है, इसमें डिक्टेटर है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपब्लिकन कुड नॉट गेट मच सपोर्ट, तो नहीं मिला, जो जीत के गया डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव बन के गया उसको सपोर्ट नहीं मिला, वो वीक ही रह गया, फ्रजाइल ही रहा, और आराम से हिटलर ने उसको आके दूध में जैसे मक्खी को निकालते हैं उस तरह निकाल के अलग कर दिया उसको। क्यों? पीपल का इंस्पिरेशन, आदमी मिल जाता है तो बाबू तो गांधी जी बन जाता है ना, आदमी नहीं मिले तो कोई चंद्रशेखर रावण बन के वो यूपी की जेल में रहता है। दलित का जो है ना, अभी जानते हो ना, मायावती का फैक्शंस था, नहीं समझ रहे हो, यूपी का इलेक्शन। फियर ऑफ कम्युनिज्म पुश्ड जर्मन्स टुवर्ड्स नाजिज्म, ये जो कम्युनिज्म, यहाँ पे भी डर था, सेम डर
क्योंकि जर्मनी भी कैपिटलिस्ट ब्लॉक रहा है। उसमें तो बताओ जोल्बेरिन का कितना बड़ा हाथ था जर्मनी को आगे बढ़ने में, है ना। जर्मनी को आगे बढ़ने में जोल्बेरिन जो यूनियन कस्टम थे कितना बड़ा रोल था। मैंने तो कहा भी था कि बिस्मार्क ने कितना बड़ा रोल प्ले किया था, और ये जोल्बेरिन किस तरह फ्रंट लीडर रहा है तुम्हारा जर्मन को यूनिफाई करने में, ये भी जानते हो। ये तो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट ब्लॉक पे बिलीव करेगा। हमारा जो डर है कि कम्युनिज्म भी आस्ते आस्ते उस कंट्री में बाबू ले रहा है, तो ये जोल्बेरिन जो यूनियन कस्टम का अगेंस्ट बात उठा कि नहीं उठा, बिल्कुल यही बात होगा यहाँ पे भी। सेम जो इटली में हो रहा है घटना वो भी यहीं पे हो रहा है कि जो नाजी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखो कि फियर ऑफ कम्युनिज्म पुश जर्मन्स टुवर्ड्स नाजिज्म। क्यों? एडोल्फ हिटलर कम्युनिज्म क्या बोलते थे, ये इविल है, समझे, ये एविल है, शैतान है, इस गारंटी ऑफ सेफ्टी टू जर्मन कैपिटलिस्ट फ्रॉम थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म। और ये भी जैसे इटली में तुम्हारा मसूलिनी ने दिया था कि हम आपको दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, हम आपको सेफ्टी देते हैं, तो इसने भी कैपिटलिस्ट क्लास को सेफ्टी दिया है। तो सेफ्टी देने का मतलब क्या है कि उसका पॉलिटिकल फंडिंग मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, उसका सपोर्ट मिलेगा, और चुनाव में जीतने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए पैसा का बहुत आवश्यकता है, रिसोर्सेस का। तो नाजी प्रोपेगेंडा देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नाजी प्रोपेगेंडा। अब क्योंकि लोगों को मारने में मज़ा आता है लोग को, ठीक है, तो ये जो रेडिकल चीज़ होता है वो बहुत जल्दी फैलता है। सही बात है कि नहीं है? तो रेडिकल तरीके से गया है, बात समझो। अभी कोई अच्छा बात करेगा, माइक में अच्छा बात करेंगे तो कोई नहीं आएगा हमारे पास में। यही एक हम विवाद वाला कोई स्पीच दे देते हैं तो बाबू सब आ जाएगा कि यही तो है हितैषी हिंदू का, यही होता है। तो नाजी प्रोपेगेंडा ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एडोल्फ हिटलर को आगे बढ़ने में। नाजी प्रोपेगेंडा मैसेंजरी क्या था, एक्सट्रीमली इफेक्टिव रहा। जैसे स्लोगन क्या, स्टेप इन बैक टू डिस्क्रेडिट जर्मन रिपब्लिकन्स। अब बोला है पीछे घोप दो डेमोक्रेट्स और ज्यूज के पीछे, ये क्या है, जर्मन रिपब्लिक जो चुन के गया है उसी के अगेंस्ट तुम्हारा बात है ना। तो ये इम्फसाइज था, यानी कि ये इंपॉर्टेंट दिया गया कि जर्मन आर्मी वॉज इनविजिबल, यानी कि इनविंसिबल, कोई हरा नहीं सकता है। जर्मन जो आर्मी है वो सबसे सुप्रीम है, आर्मी से कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है, ताकि आर्मी को रखना है अपने हाथ में हिटलर को। तो आर्मी इंपॉर्टेंट है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि सत्ता गिरा दे वो, बात समझे। तो जर्मन आर्मी को इनविंसिबल कहा गया, यानी कि सुपेरियर कहा गया है। एन अनाउंसमेंट ऑफ जर्मन सरेंडर बाय रिपब्लिक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मन डिफीट। तो देखो प्रोपेगेंडा किस तरह फैलाया जा रहा है कि जो रिपब्लिक ने, जो वीमर रिपब्लिक ने जो सरेंडर किया है, यही सबसे बड़ा गुनहगार है, इसी को बाबू पीछे में भोग दो, खंजर भोग दो पीछे। तो हिटलर पर्सनली ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन रैपिड राइज इन द, हाँ पर्सनैलिटी, बिल्कुल सही से बात है। ये प्रोपेगेंडा हुआ नाजी पार्टी का, जो हिटलर का अपना जो पर्सनैलिटी था वो भी है। हर एक चीज़ खाली पार्टी ही नहीं होता है, लीडर भी वैसा होना चाहिए, और लीडर भी गजब था। एक बोलता था तो आदमी के शरीर में करंट दौड़ जाता था, उस लेवल का रहा है वो। ही वॉज अ रूथलेस ऑर्गेनाइज, एकदम रूथलेस ऑर्गेनाइजर था वो। एक्सट्रीमली इफेक्टिव, ही क्रिएटेड एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव नाजी पार्टी मशीन। नाजी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं इन्होंने। हिटलर ग्रेट ऑरेटर था, ठीक है, ही कुड हाइपरडाइज मिलिट्री, ये तुम्हारा मिलिट्री थ्रू हिज स्पीचेस। मिलिट्री को, जो आर्मी को बाबू, आर्मी को क्या ऐसे ही खड़े खड़े बाबू आर्मी का दिमाग वो कर लेता था, वो बैठे बैठे बाबू तुम्हारा माइंड ले लेगा, उतना बड़ा मतलब ऑरेटर तो बड़ा ऑरेटर था ये। नया होप दिया जर्मनी ने जो सफरिंग किया था उसका नया होप कि यस, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस से आप खत्म हुए हो, डूबे हो, दिक्कत है, सबको निकाल देंगे, और जर्मनी फर्स्ट का नारा दे दिया उसने। ये जो कंबाइंड इफेक्ट है, सभी फैक्टर, यही कारण है कि नाजी पार्टी बिगेस्ट पार्टी बन के आया लोअर हाउस ऑफ जर्मन पार्लियामेंट में, जब 1932 का जब इलेक्शन हुआ था। सही बात है, जब आया चुन के ही आया, उसके बाद क्या किया इसने, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है सबको बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। अब क्या है का लोकतांत्रिक, हो तो गया, जीत तो गए हम लोग, बात समझे ना। अंडर द सर्कमस्टेंस ऑफ प्रिवेलिंग सर्कम, ये जो था तुम्हारा, तो जो प्रेसिडेंट जो विंटरबंक थे वो भी जानते हो, हिटलर को जर्मन चांसलर घोषित कर दिया 1933 में। अब बहुत जल्दी सब पावर अपने हाथ में रख लिया, वो प्रेसिडेंट भी मर ही गया 1 साल बाद, जानते हो, सब अपने हाथ में पावर रख लिया और अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया हिटलर, कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता है। तो यहाँ समझेंगे बातों को। ए क्लास ऑफ पर्सनैलिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट इन पेरिस। ये देखो, हम जानते हैं कि जो विक्टर पावर थे उसका अपना ही इच्छा छुपा हुआ था, वुडरो विल्सन का कुछ और मानना था, यूके का पीएम था कुछ और मानना था, वही सब चीज़ जानेंगे जो कि बता चुके हम तुमको। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के तौर पे तुमको जानना होगा ये चीज़ कि वुडरो विल्सन जो यूएस के थे बड़े ही आइडियलिस्टिक थे,
पीस में बिलीव करते थे, इसलिए 14 पॉइंट का बात रखा था 1917 में, याद करो। ठीक है, हमारा सबका अपना ही अपना बाबू उल्लू सीधा करने के लिए है। इसने कभी जर्मनी को नहीं सोचा, सब ने अपना ही अपने इंटरेस्ट का बात किया है, ये भी जानते हो तुम लोग। आगे बढ़ जाओ, डायरेक्ट उसी में बात कर लेंगे। देखो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जानते हो, ये हुआ है आफ्टर वर्ल्ड वार। जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डी एल गॉर्ज, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, ये 3 मेन पर्सनालिटी थे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। क्यों? क्योंकि बीच में रसिया निकल गया उधर, देखो वहाँ पे बोल्शेविक का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है उस तरफ। बात समझे? ये लीडर क्या हुआ, डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, बताओ डिफरेंट थे इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, सोच सब अलग था इनका, और डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट था, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है जी। ठीक है, अब जो पेरिस में हुआ ये बैटल ग्राउंड हो गया, क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी हो गया, यानी कि जो विक्टर पावर है उसी दोनों में क्लैश हो रहा है, जो डिमांड्स रखे जा रहे हैं एक दूसरे से क्लैश कर रहा है। तो क्या क्लैश हुआ ऐसा देखो, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, वो ग्रेट आइडियलिस्टिक थे, वो रेजुलेट थे, वो बिलीव करते थे जस्टिस और न्यूट्रलिटी में। अमेरिका हमेशा से हितैषी रहा है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का, कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है दौड़ते हुए आता है बाबू। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहा है इनका, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये चाहते थे कि जो भी हो पीस ट्रीटी वो 14 पॉइंट के बेसिस पे होना चाहिए, 14 पॉइंट्स गिवन बाय द वुडरो विल्सन। बात समझे ना? प्राइम मिनिस्टर मगर जो ब्रिटेन के थे वो प्रैग्मेटिक थे, बड़ा ही प्रैक्टिकल अप्रोच था उनका। ये आइडियलिस्टिक है, यानी कि पेपर में चलने वाले कि अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्टी, ये वो। मगर जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, इधर उधर करेगा मार खाओगे तुम, ध्यान देना वहीं पे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो डी एल गॉर्ज थे वो प्रैग्मेटिक थे अपने आउटलुक में, अपने काम में। वो थोड़ा ग्रेट पॉलिटिकल एक्यूमेन भी थे, यानी कि मौका का तलाश वाला आदमी थे। ठीक है, ये डीप अंडरस्टैंडिंग था इनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जो यूरोप, क्योंकि यूरोप का ही हिस्सा रहा है, तो ये सब चीज़ सोच समझ करेगा। अब वो यूएसए क्या है, यूरोप से बाहर है, तो उसका जो सोच समझ होगा, उसका जो सोल्यूशन होगा, उसका जो वहाँ पे प्रपोजल होगा डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन नेशन। ये भी समझो बात को। ही यूज डिप्लोमेटिक अप्रोच, इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने डिप्लोमेटिक, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उसने डिप्लोमेटिक अप्रोच को निभाया। वो बिलीव करते थे कि लास्टिंग पीस बेस्ड ऑन इक्वलिटी, पीस लंबा रहना चाहिए और इक्वलिटी के बेस पे होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर देखो, वो भी क्या, वो मिलिट्री कमांडर रहे हैं पहले के, वो रिजिड एटीट्यूड था। जानते हो फ्रांस और जर्मनी में एक दुश्मनी है लंबा समय से, और उनका जो अप्रोच था बहुत ही रिवेंजफुल था, बदला लेने वाला था। तो चूंकि ये डिफरेंट पर्सनैलिटी होने के वजह से जो 3 बिग पावर है पीस, पेरिस पीस में, वो टुगेदर काम नहीं कर सके एज ए यूनिट। सही बात है, क्योंकि अपना ही अपना है, इसलिए लास्टिंग पीस नहीं दे पाया। तो ये इसलिए कहते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था या हमारा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस था, ये लंबा पीस नहीं दे पाया, क्योंकि जो 3 बड़े बड़े विक्टर पावर थे ये अपना ही अपना बाबू रो रहा था ये लोग। ठीक है, अपना ही अपना इन लोग का डिमांड था, अपना ही अपना प्रपोजल था इन लोग का। तो देखो क्लैश ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एट पेरिस, नेशनल इंटरेस्ट हुआ वही चीज, द बिग 3 पावर पेरिस के। ठीक है, वो अपना ही अपना नेशनल इंटरेस्ट को एग्रेसिवली ले गए। ठीक है, एक दूसरे का ध्यान नहीं देना है, यानी कि ब्रिटेन ध्यान नहीं दिया यूएस का, यूएस ध्यान नहीं दिया फ्रांस का। यूएस चाहता था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में रहे यूरोप में, वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि चाहेगा यूएस चाहेगा, इसलिए तो आया ही था। यूएस चाहता था कि हम यूरोपियन मार्केट हमको एक्सेस करें, हमको मिले इतना बड़ा मार्केट, हम सामान बनाएंगे ताकि अमेरिकन इकोनॉमिक कंटिन्यू टू फ्लरिश, वो अपना एकदम आराम से उसका इकोनॉमिक चलते रहे, मार्केट मिल जाएगा, इकोनॉमिक चलेगा जो। यूएस ऑल्सो वांट टू काउंटर, और जापान जो जिस तरह राइज कर रहा था पैसिफिक में, समझ रहे हो, जिस तरह राइज कर रहा था पैसिफिक में, टाइप नहीं कर रहा था रे। यूएस जो तुम्हारा राइज कर रहा था पैसिफिक, जापान जो राइज कर रहा था उसको काउंटर करना है, क्योंकि जापानी इधर से कि नाको दम करके रखा है यूएस का। ठीक है ना, ब्रिटिश, आप देखो ये बात हो गया किसका, ये बात हो गया यूएस का। यूएस का क्या नेशनल इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि बड़ा मार्केट हो उसका यूरोप का, वो चाहता है कि वो किसी तरह काउंटर करे जापान को। मगर ब्रिटेन क्या चाहता था, वो चाहता है कि अपना कॉलोनियल एम्पायर वो और एक्सपांड करे, है उसका। अब बताओ ये 1919 का बात है, तो हमारे कंट्री में आ रहा है खेड़ा सत्याग्रह सब चल रहा है खेड़ा सत्याग्रह चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज ही तो सुबह पढ़ाए थे तुम लोग को। अब बाबा लेके चलेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, बात समझ रहे हो ना। तो वो चाहता था कि उसका कॉलोनियल एम्पायर और बड़ा रहे, एक्सपांड करे वो। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑल्सो डिटरमाइंड टू मेंटेन नेवल सुप्रीमेसी ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि ब्रिटिश जाना ही जाता है, इसलिए नेवल सुप्रीमेसी की वजह से बहुत ब्रिटेन का कोई पड़तर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से।
वो लोकेशन अलग है, यूरोप का पार्ट नहीं है, फिर भी यूरोप में है वो। सबसे बड़ा वही फायदा है ब्रिटेन को, बात समझे। और ब्रिटेन क्या चाहता था कि जर्मनी शुड बी ब्रोकन, बट ब्रिटिश, देखो ब्रिटेन वांटेड दैट जर्मनी शुड बी ब्रोकन बट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज अगेंस्ट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। बात सही है, चाहता था कि हो टूटे, मगर फिर भी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कभी भी इस चीज़ के लिए हरी झंडी नहीं दिए कि कंप्लीटली जर्मनी खत्म हो जाए। इसका रीज़न है बड़ा मार्केट है ब्रिटेन के लिए वो जर्मनी, और दूसरी बात है इसलिए ये चाहते थे कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए, समझे। और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर क्या है, उनको तो अपना फ्रेंच नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है अच्छे से। वो चाहते थे कि जर्मनी किसी तरह भी हम क्रश कर दें, कंप्लीटली क्रश कर दें, ताकि ये उठे ही नहीं फिर से, और फ्रेंच सिक्योरिटी को कोई खतरा ही ना हो बाद में आने वाले समय में। फ्रांस और इंटरेस्टेड था टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट, ये चाहता था कि अपना रिवर राइन जो राइनलैंड बताए थे वहाँ तक एक्सपांड करे, लोरेक और अल्साइक अपने ले ले, लिया भी, ठीक है, राइनलैंड तक अपना वर्चस्व को निभाए, एक्सपांड करे। तो चूंकि ऐसा डिफरेंसेस था अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके, तो लीडर्स कभी साथ में काम नहीं कर सके हैं, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग पीस जो उम्मीद करते थे कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से मिलेगा वो नहीं मिल पाया। इट अपीयर्ड दैट इफ दिस लीडर्स वर बिजी इन अ वार इन पीस हेल्ड इन पेरिस, यानी कि पेरिस में भी ये एक तरह से वारे कर रहा है, यानी कि वार के बाद वो कॉन्फ्रेंस में भी वार ही कर रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ऐसा लगने लगा कोमल, समझ रहे हो बात को। तो कहेगा पीस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फासिज्म, नीचे चले जाओ डायरेक्ट, फासिज्म के बारे में पढ़ा दिए ऊपर तुम लोग को, है ना। कितना पेज बचा है जी, जितना फ्लो में चलता है चलने दो, है ना। इंट्रोडक्शन में यदि डायरेक्ट तुमको बोलूँ तो फासिज्म, अब देखो सब जानते हो, कोई नया चीज़ नहीं है ना। अब कोई नया चीज़ होता तो माइंड मैप से बताते, सब जानते हो, एक एक चीज़ सब रिपीट हो रहा है बार बार, इसके बाद वो भूल जाते हो। एक चम्मच लो पानी, डूबने का प्रयास करो, है ना, उसमें बाबू कुछ मिला दो तब आसान हो जाएगा काम। इस तरह के तरकीब दिए जाते हैं बच्चे लोग को। देखो फासिज्म क्या आइडियोलॉजी है फासिस्ट पार्टी का, बेनिटो मुसोलिनी का। फासिस्ट वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट वाज नॉट लिमिटेड, मगर जो फासिस्ट टाइप का जो गवर्नमेंट है वो केवल इटली तक ही सीमित नहीं था, भले ही इसका नाम नाजी पार्टी हो उधर, भले ही इसका नाम दूसरा हो तुम्हारा स्पेन में, मगर था ये, बाकी जगह भी था। हम ये नहीं कह सकते ये केवल लिमिटेड था इटली तक ही। इसी इंटर वार पीरियड में जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रहे हैं तो फासिस्ट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो विजिबल दिखने लगा बहुत सारे कंट्रीज़ में, इस टाइप के विचारधारा। बात समझे, जैसे एग्जांपल देख लो, अर्जेंटीना में भी तुमको देखने को मिलता है, पोर्टुगल में भी देखने को मिलता है, देख लो वहाँ पे, जापान तक में देखने को मिलता है। स्पेन में जैसे बोले फ्रैंको, जनरल फ्रैंको का होना, ग्रीस में होना, ऑस्ट्रिया में होना और जर्मनी में होना। हम बस जर्मनी का बात करते हैं, क्यों, जर्मनी डोमिनेंट पावर था उस समय। इटली का बात करते हैं, क्यों, क्योंकि इटली एक तुम्हारा पार्टिसिपेंट था वर्ल्ड वार का, ये रीज़न है। बात समझे है, इसलिए इन लोग का हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं हम लोग। हालांकि देखो अर्जेंटीना में गंद मचा कर बैठा हुआ है, ठीक है, पोर्टुगल में गंद मचा कर बैठा हुआ है, जापान तक तोजो करके, जनरल तोजो, वही बाबू बहुत तरह का दिग्गजबाजी कर रहा था वहाँ पे पूरा। वो वही बोला, वेयर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम, जैसे फासिस्ट पार्टी कर रहा है ये भी ऐसे ही कर रहे थे मोर और लेस। ऑल दिस फासिस्ट रेजिम, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय सर्टन कॉमन फीचर, सब कॉमन फीचर था। क्या कॉमन फीचर होगा कि सब जो बना है एक ही कंडीशन में बना है, पॉलिटिको इकोनॉमिक सोशल जो कंडीशन सेम था, चूँकि सब वर्ल्ड वार में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजी था, सबका स्थिति खराब हो गया था और सबको तलाश था कि कोई आदमी आए और नैया पार लगाए इन लोग का। तो फासिस्ट रिजिम क्या है, ये बिलीव करता था सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट, स्टेट से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, इंडिविजुअल का होता है, भूसा है इंडिविजुअल, बेकार है। स्टेट जो चाहेगा वही करेगा, जो डिक्टेटर चाहेगा वो, स्टेट का मतलब क्या है कि स्टेट जो चाहे वही होगा। ये एक्सट्रीम रेडिकल नेशनलिज्म का बात करेगा। फासिस्ट रिजिम क्या है, तुम्हारा डिक्टेटरशिप होगा, टोटलिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगा, नेचर होगा। बात समझो पूरी तरीके से, क्या कि जितने भी तुम्हारा लाइफ पे एक्टिविटी है, स्कूल पढ़ने से लेके, हंसने से लेके, बोलने तक, सब फुल कंट्रोल स्टेट का, ठीक है। ये रिजिम पूरी तरीके से मिलिट्रिज्म पे गाइडेड है। टेरिटोरियल एक्सटेंशन जो तुम्हारा है पूरी तरीके से पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन फोल्ड बाय द फासिस्ट, बढ़ाओ भाई अपना। रिजिम्स वो एंटी कम्युनिज्म था कि नहीं था कोमल, एंटी कम्युनिज्म, क्यों, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन का जो प्रकोप था वो हर जगह फैल रहा है कि वाह क्या बात है, क्योंकि वर्किंग क्लास तो आना ही है। 1750 के बाद तो वर्किंग क्लास बढ़ना शुरू ही हुआ, मैं उसके लड़ाई में कोई आगे बढ़ा ही नहीं,
रशिया में बहुत बड़ा लड़ाई हुआ तो लोगों को लगा कि वर्किंग क्लास का भी बहुत बड़ा हो सकता है पार्टिसिपेंट तुम्हारा मास प्रोटेस्ट में। ये समझा गया है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के वजह से हुआ ये सब चीज़। तो ये जो था ये सभी में तुमको दिखता है कि एंटी कम्युनिज्म बात तो हो ही रहा है, ठीक है, क्योंकि उस समय कम्युनिज्म को एविल के तौर पे देखा जाता, क्योंकि ये लोग को आदत है कैपिटलिज्म का इतना लंबा समय तक। फासिज्म अपॉर्चुनिस्ट नेचर है, जहाँ मौका मिले धर लो उसको। पॉपुलिस्ट अप्रोच जो था तुम्हारा टू मेंटेन पास सपोर्ट, तो तुम्हारा फॉलोड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशंस ए फासिस्ट रेजिम टू विन एंड मेंटेन मास सपोर्ट। वही है, मास सपोर्ट तो मिल ही जाता था लीडर को, क्योंकि वहाँ का जो मौजूदा जो सरकार था वो कभी सोल्यूशन ही नहीं दे पाया उस चीज़ का। जो सोल्यूशन नहीं दे पाएगा तो गलत आदमी चल जाएगा सत्ता में। तो टैक्टिकल अप्रोच था अपोनेंट का, वो भी इंपॉर्टेंट फीचर रहा है। यूज़ ऑफ टैक्टिकल अप्रोच अगेंस्ट देयर अपोनेंट, बस घोप दो, खंजर घोप दो अपोनेंट के उसमें पीठ पे, यही था। पनपने ही नहीं पाए, एक ही पार्टी का रहे सल्तनत लंबा समय तक, बात समझे ना। टारगेट करता था ये लोग, एकदम टारगेटेड, जहाँ मिले घोप दो। तो कौन जाएगा ओपोनेंट बनने के लिए, इससे अच्छा नागरिक बन के रहो। फासिस्ट इन आउटलुक दे वर ऑलवेज अगेंस्ट समथिंग, कुछ ना कुछ बाबू उसका होता ही था, यानी कि ये बदला का ही रणनीति, ओनली बदला। एक स्पीच भी एक लाइन भी बोल दिए, छोड़ेगा नहीं हमको, ठीक है। तो फासिस्ट रिजिम फॉलोड स्लोगन ऑफ वन पार्टी वन आइडिया वन लीडर, एक पार्टी होगा, एक आइडिया होगा, एक लीडर होगा, एक फ्लैग होगा, और जो पार्टी का फ्लैग होगा वही नेशनल फ्लैग होगा, बात समझे। सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ऊपर सेंटर से देखा जाएगा बाबू, यानी कि विलेज पंचायत का भी जो चीज़ होगा सब ऊपर से होगा, समझे। फासिस्ट रिजिम बिलीव इन द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ स्टेट, स्टेट खुद ही कर सकता है प्रोडक्शन, बाहर मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा स्टेट इतना बेकार नहीं है, इस फिलोसफी बिलीव, यानी कि स्टेट फर्स्ट। मार देंगे आदमी को ठीक है, लिबर्टी कटल कर देंगे, मगर सिर झुकने नहीं देंगे स्टेट का। तो लोगों को पसंद आता है इस तरह का रेडिकल थॉट, है ना। तो फैसिस्ट रिजिम बिलीव इन आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ स्टेट, दिस वाज नेसेसरी टू हैव पावरफुल स्टेट। क्यों, जब तक हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात नहीं करेंगे तब तक पावरफुल स्टेट इमर्ज कैसे होकर आएगा। इन टर्म्स ऑफ सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज फासिस्ट रिजिम वेर रिएक्शनरी इन आउटलुक, बहुत रिएक्शनरी था, अप्रिशिएट, नए वैल्यूज़ को कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता था। जो ओल्ड थॉट है, ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ थॉट है, यही होना चाहिए तो वही होना चाहिए, कोई संशोधन नहीं होगा उसमें। जो बोल दिया लीडर तो बोल दिया, उसका मुंह से निकला हुआ चीज़ क्या है, लकीर है, लॉ है, देखो। तो एलिमेंट्स ऑफ वेलफेयर वर आल्सो प्रेजेंट, हाँ फासिस्ट रिजिम में था वेलफेयर। दे ट्राई टू इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द पीपल, पीपल के लिए कम से कम, समझे, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, कम से कम, तभी तो वेलफेयर स्टेट का बात करते थे। ऐसा नहीं था कि पीपल को सपोर्ट ही पीपल को बर्बादी कर दिया। ये प्रयास था कि कैसे हमारे पब्लिक को रखा जाए कॉन्फिडेंस में, बात समझे ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करके, बहुत तरह का प्रयास करके। तो मैं देखो सबसे बड़ी बात थी, तो डिफरेंस क्या था, मोर और लेस ये कॉमन फीचर हो गया दोनों का, है ना। फासिस्ट जितने भी आए, चाहे वो जर्मनी में आए, चाहे इटली में आए, चाहे अर्जेंटीना में आए, सो ऑन, स्पेन में, बहुत सारी जगह पे आए, मगर जो ब्रॉडर जो है नाजिज्म और फासिज्म का डिफरेंस क्या है, तो हमको समझना होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो जर्मन नाइज्म है वो ज़्यादा रेडिकल है इटालियन, क्यों, जर्मनी क्या है, मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज, बात समझे। जर्मन नाइज्म वो कैरेक्टराइज बाय रेसिस्ट आउटलुक, यहाँ पे रेसिस्ट का बात था कि जो ज्यूज होगा वो इम्प्योर ब्लड होगा, ये वाला बात नहीं किया, रेसिस्ट वाला आइडियोलॉजी लेके आ गया, वो गलत चीज़ था। इसलिए मिलियंस ऑफ ज्यूज को मारा गया कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर के द्वारा। हिटलर परस्यूड प्रोजेंट पॉलिसी बिकॉज वेर कंसिडर्ड प्यूरेस्ट इन ब्लड, वही बात है कि जर्मन फर्स्ट होगा, जर्मन का ब्लड क्या है, प्यूरेस्ट ब्लड है, बाकी जितने जर्मन्स नहीं है उसको मार दो, फेंक दो उसको यहाँ से उठा के, बात समझे। मसोलिनी एडॉप्टेड सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट स्टेट टू काउंटर सोशल इकोनॉमी, मगर जो मसोलिनी था, मसोलिनी कॉर्पोरेट स्टेट करता था, कॉर्पोरेट स्टेट मतलब क्या, स्टेट का सहयोग से, सॉरी कॉर्पोरेट के सहयोग से, कैपिटलिस्ट के सहयोग से, ठीक है, अपना सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस वो करने के लिए, ठीक है। बीइंग फेस्ड बाय इटली, नो सच सिस्टम वाज एडॉप्टेड बाय हिटलर, हिटलर ने ये नहीं किया था, हिटलर ने कॉर्पोरेट्स का वो फंडिंग नहीं लिया था उस लेवल का जितना तुम्हारा इटली ने लिया है, ये ख़त्म कर दिए। अब देखो एक्चुअली हो गया है, ये क्लास का है, ये पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कितना टाइम हुआ है,
चाहोगे कंप्लीट कर दे? 4 पेज नहीं है जी, 9 पेज है। ओ अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, सही बोले हो, सही बोले हो, सही बोले हो, हाँ ठीक 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 ठीक। अच्छा देख ही लेते, तब कोई बड़ी बात नहीं, तब छोड़ना गलत हो जाएगा। देखो तो इसमें समझना होगा तुमको कॉर्पोरेट स्टेट ऑफ, अब हमने बोला कि बेनिटो मुसोलिनी का डिफरेंट था, हिटलर का स्ट्रेटेजी कुछ और था, मुसोलिनी का स्ट्रेटेजी कुछ और है, समझे? ये चीज़ को हम समझाएंगे तुमको उसमें, ठीक है? इसमें डायरेक्ट हम तुमको वहाँ समझा देते हैं नोट्स से। देखो कि कॉर्पोरेट स्टेट ऑफ बेनिटो मुसोलिनी, इसका देखो, व्हेन बेनिटो मुसोलिनी केम टू पावर इन अक्टूबर 1922, जब 1922 में एज अ पीएम बना वो, इट वाज पासिंग अ फेज ऑफ सीरियस क्राइसिस, बहुत क्राइसिस है, जानते हो, इकोनॉमिक, सोशल और बहुत सारे क्राइसिस है। इटली सीरियस इकोनॉमिक ट्रबल में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से। हार्डली कोई मार्केट, देयर आर हार्डली एनी मार्केट फॉर सिविलियन प्रोडक्ट, कोई सिविलियन प्रोडक्ट्स की कोई मार्केट नहीं था वहाँ पे, इतना बुरा स्थिति में फंसा हुआ है, सब जितने इंडस्ट्री सब तबाह हो गया, कोई मार्केट नहीं बचा है, फैक्ट्रीज वर क्लोजिंग डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट चारों तरफ से बढ़ रहा है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो प्रिवेलिंग था इटली में, यहाँ से हो गया, कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। वर्किंग क्लास क्या बोलेगा कि यार हमारे देश अनएम्प्लॉयमेंट है, बात समझे? यही रूट कॉज है जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आया उस कंट्री में, बात समझे? क्लास का क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, स्पेशली कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास का। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो सोशल प्रॉब्लम है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये फर्टाइल ग्राउंड हुआ कम्युनिज्म को, कम्युनिज्म आ पाए, ये कम्युनिज्म को रोकना है। क्यों? चारों तरफ वर्किंग क्लास का स्थिति खराब है, तो चाहेगा ना कम्युनिज्म वाला प्रिंसिपल आए, लोग बोलेंगे वाह वर्किंग क्लास के लिए भी कुछ होता है, एक मूवमेंट होता है, मैं इसी चीज़ को रोकेगा। जब इस चीज़ को रोकेगा तो क्या कॉर्पोरेट हाउस का फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा कैपिटलिस्ट का? तो क्या कि कम्युनिज्म यदि आया था तो सबसे ज़्यादा बाबू जो तबाह में पहुंचता वो कैपिटलिस्ट क्लास ही पहुंचता, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वाले लोग हैं उसी को ले लेता वो। तो जाहिर सी बात है कि जो इस तरह का जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसके वजह से अब लगने लगा कि कम्युनिज्म का बाबू जो बीज है अब आ जाएगा इटली में, जो कि शुरू से कैपिटलिस्ट क्लास रहा है। तो ये ग्रोइंग पॉपुलैरिटी था कम्युनिज्म का, ठीक है, ये सीरियस थ्रेट हो गया उस समय का कैपिटलिस्ट पॉलिटिको इकोनॉमिक सोशो कल्चर लाइफ ऑफ इटली के लिए। जो कैपिटलिस्ट जो शुरू से देखा है उसके लिए सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए मुसोलिनी ने क्या किया, कॉर्पोरेट स्टेट का एडॉप्शन किया है, वो लिया है, वही आगे बढ़ाया है। क्या हुआ इसके हिसाब से देख लो बच्चे लोग, समझ में आ जाएगा कि ये कॉर्पोरेट स्टेट होता क्या है मुसोलिनी का, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है। 1926 में मुसोलिनी ने फर्स्ट स्टेप लिया है कि वो कॉर्पोरेट स्टेट बनाना चाहता है। 13 सिंडिकेट वर क्रिएटेड, सिंडिकेट मतलब क्या होता है, बैंक टाइप का, बात समझे ना, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टाइप का, इसने 13 सिंडिकेट्स बनाया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रुप्स, इसमें अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर मौजूद है। 6 सिंडिकेट वेयर ऑफ कैपिटलिस्ट, इसमें कैपिटलिस्ट है। 6 वेयर ऑफ वर्कर्स, 6 तुम्हारा कैपिटलिस्ट वाले का है, 6 तुम्हारा वर्कर्स का, और 1 इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, यानी कि 6 कैपिटलिस्ट ब्लॉक का आदमी लोग है उसमें, 6 तुम्हारा वर्किंग क्लास का लोग है, और 6 तुम्हारा एक क्या है तुम्हारा इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस का, इंडिपेंडेंट हो सकता है लॉयर हो, डॉक्टर हो, उस टाइप का। और ऑल दिस सिंडिकेट्स वे प्लेस्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ क्या है तुम्हारा कॉर्पोरेशंस हेडेड बाय मुसोलिनी। मुसोलिनी खुद है और एक डिपार्टमेंट बना दिया जहाँ पे हेड कर रहा सभी को, 13 सिंडिकेट को रख दिया है। 13 क्या इंस्टीट्यूशन है, 6 इंस्टीट्यूशन क्या है तुम्हारा डेडिकेटेड टू कॉर्पोरेट्स, 6 इंडस्ट्री डेडिकेटेड टू वर्कर्स, अच्छे प्रोफेशनल, ठीक है, 1 प्रोफेशनल। ये जो 13 होगा ये मुसोलिनी के डिपार्टमेंट के अंदर होगा, मुसोलिनी लीड कर रहा होगा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कहेंगे इसको। सो डेट अ वॉइस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रुप कुड रीच द थ्रू द एड्स ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूसली, ताकि वो कान में पहुंच सके कि वर्किंग क्लास को कोई दिक्कत है डायरेक्ट कान में आ जाए, कैपिटल क्लास को दिक्कत है कान में आ जाए, प्रोफेशनल क्लास को कोई दिक्कत है तो कान में आ जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। सिंडिकेट मतलब क्या होता है, सिंडिकेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है बैंकिंग टाइप का, बात समझे ना। 1927 में देखो लेबर चार्टर एक इशू किया गया, उस चार्टर के हिसाब से ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रुप्स वे क्लियरली डिफाइंड। हाँ ये 6 को क्या करना है बाबू, 6 सिंडिकेट को क्या करना है, वो 6 को क्या करना है, 1 को क्या करना है, ये क्लियरली डिफाइन कर दिया आपका काम क्या है, ठीक है। इस चार्टर से 1927 के चार्टर इसको और क्लियर करने के लिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता था, इधर उधर जा सकता था। स्ट्राइक्स को मना कर दिया कि स्ट्राइक वर्कर स्ट्राइक नहीं कर सकता है, ठीक है।
और लेबर करना ही होगा, उसको बाबू सोशल ड्यूटी घोषित कर दिया, काम करना आपका सोशल ड्यूटी है। स्टेट आर्बिट्रेटर बन गया, मीडिएटर बन गया, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो स्टेट आएगा सुलझाने के लिए। यदि वर्कर्स और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में दिक्कत होगा तो स्टेट आएगा। यानी कि देख रहे हो, ये कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत मेजर नहीं है, मसूलिनी का जो तौर तरीका है गलत नहीं है। बात समझ रहे हो ना? स्टेट बिकम आर्बिट्रेटर यानी कि मीडिएटर बन गया कोई भी डिस्प्यूट हो तो, ताकि वो पीसफुली वो रिजॉल्व कर सके। 1929 में ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स वर ग्रांटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का बात हुआ, सो डैट नेसेसरी पॉलिसी कुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा इन लोग का अपना संस्था में, तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। देखते हैं ना, लेबर यूनियन का अपना होता है कि नहीं होता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ट्रेड यूनियन का अपना आता है कि नहीं आता है चुन के लोग, उस तरह का बात है। देखो देखते देखते क्या हुआ, देखते देखते 1934 में 22 कॉरपोरेशन आ गए इस तरह के, ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि प्रोडक्शन जो साइकिल है तुम्हारा इकोनॉमी ये ठीक से चल पाए। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस से रिलेटेड, नीचे लेबर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, सबको साइकिल में चलाने के लिए 22 नए कॉरपोरेशन का क्रिएशन हुआ है उस समय। अब देखो इसमें क्या क्या था, देखो उसमें से 22 कॉरपोरेशन में 8 कॉरपोरेशन तुम्हारा इंडस्ट्री से था, 8 तुम्हारा एग्रीकल्चर से था, और 6 देखो सर्विस का था। समझो ये साइकिल का बात आएगा, तीनों आएगा ही आएगा। ये जो साइकिल प्रोडक्शन साइकिल का होता है तीनों आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आएगा ही आएगा। ये सभी कॉरपोरेशन क्या है कि नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन के अंडर डाला गया, और उसके हेड खुद मसूलिनी है। पहले तुम्हारा चल रहा था वो 13, अब ये तुम्हारा आया है ये, बात समझे। 1939 में क्या हुआ, ट्रेडिशनल लोअर हाउस ऑफ इटालियन पार्लियामेंट वाज रिप्लेस बाय चैम्बर ऑफ फासिस्ट। जो लोअर हाउस वहाँ का जो लोकसभा टाइप का था उसको रिप्लेस कर दिया गया फासिस्ट हाउस से, फासिस्ट एंड कॉरपोरेशन से रिप्लेस कर दिया गया चैम्बर्स से। यानी कि मसूलिनी हेड है, मसूलिनी किस वजह से हेड हुआ है, कॉरपोरेशन हाउस की वजह से। तो ये सब अब वहाँ पे क्या करेगा, ये कॉर्पोरेट सब वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि मसूलिनी का पावर कहाँ से आता था, कॉरपोरेशन से आता था। ये 22 कॉरपोरेशन था जो देश के लिए काम कर रहा था। इन दिस हाउस मेंबर्स ऑफ फासिस्ट पार्टीज एंड कॉरपोरेशन यूज्ड टू सिट सो दैट होल इशू कुड बी डिस्कस पीसफुली एंड बेस्ट पॉलिसी कुड बी फॉर्मुलेटेड देयर। तो सब बैठे साथ में, क्योंकि इकोनॉमिक का बात होगा तो सभी इंपॉर्टेंट है। मसूलिनी को जैसा सही लगा उस हिसाब से पास कर दिया, उसी हिसाब से प्रोग्राम और पॉलिसी वहाँ पे तय हो गया। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये कॉर्पोरेट स्टेट का जो मसूलिनी प्रमोट किया है, इस तरह का डिपार्टमेंट को प्रमोट किया, उससे फ़ायदा क्या हुआ इटली में। तो कॉर्पोरेट स्टेट ऑफ मसूलिनी वॉज हाईली सक्सेसफुल, काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इसने इटालियन इकोनॉमी को फिर से रिवाइव कर दिया, इकोनॉमिक फिर से रिवाइव हो गया, और पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस जो हो रहा था पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबको ख़त्म कर दिया इसने। क्लास कन्फ्लिक्ट जो इटली में था कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में, वो ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि सब आ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट अब कोई सीरियस चैलेंज ही नहीं है, लोग को मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो होने लगा इसकी वजह से, जो कम्युनिज्म वाला जो था कि कम्युनिज्म इस कंट्री में हो सकता है कि पहरा दे के बैठ सकता है, वो खत्म हो गया। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही गया तो कम्युनिज्म आने की क्या जरूरत है उस कंट्री में। एज पीस एंड स्टेबिलिटी रिटर्न टू इटली, फासिस्ट रिजिम और पॉपुलर हो गया, और इसलिए तुम्हारा सक्सेसफुली 20 साल तक चला है, और वो आगे खींच के अनटिल तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। बात समझे ना? तो देखो हाँ बिल्कुल ये नहीं होगा, लीग ऑफ नेशन नेक्स्ट होगा, ये अभी का टॉपिक नहीं है। तो हमने कवर कर दिया है टोटल, ठीक है। लीग ऑफ नेशन ये बिल्कुल इसका पार्ट नहीं है। लीग ऑफ नेशन यहाँ पे आ गया है, लीग ऑफ नेशन इसका नहीं होगा, ये अलग है। तुम्हारा लीग ऑफ नेशन बने हैं ताकि इस तरह का ना हो। तो आने वाले समय में हम लीग ऑफ नेशन से ही स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।